गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए, वेक्टर अलजेब्रा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सरसाइज 10.1 के हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले जो एक्सरसाइज से पहले थ्योरी दी रहती है, पहले आपको हमेशा वो पढ़नी चाहिए। यदि वो आपको समझ में ठीक से आ गई तो फिर कोई दिक्कत आगे न्यूमेरिकल करने में नहीं। तो मैंने आपको वेक्टर एडिशन बताया था, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन बताया, कैसे दो वेक्टर को आप ऐड करते हैं, कैसे दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है। तो यदि मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, तो ए और बी को प्लस करूंगा, वो आपका बी और ए के प्लस के बराबर होगा। ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बात एक ही है। ठीक है। ए प्लस बी मैंने कहा था कल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, वेक्टरों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है। मैंने कहा था कि कोई मेरे पास पैरेललोग्राम है, कोई समांतर चतुर्भुज है, इनको बोलते हैं आसन्न भुजाएं। ठीक है। एक दूसरे से कई बार जुड़ी हुई एडजेसेंट साइड। यदि हमने एक साइड को वेक्टर ए से और दूसरी साइड को वेक्टर बी से दिखाया, तो इनका जो सम होगा, ए और बी का सम, वो कहां से दिखाया जाएगा? वो डायगोनल से दिखाया जाएगा। ठीक है। तो कैसे हुआ ऐसा? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। फ्री वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, बस अब आप उसके डायरेक्शन को चेंज ना करें। तो यहां से आपने यहां ले गए इसको, तो ये भी आपका वेक्टर बी हो जाएगा। आप जानते हैं इन पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इट मीन्स दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ठीक हो गया। तो ए है, ये बी है, तो इनका रिजल्टेंट क्या बताया था? ऐसा बताया था। तो ये वाला वेक्टर आपका कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यदि मैं बी प्लस ए करूं, पहले यहां पर ए था, ए में मैंने बी को प्लस किया, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। बी प्लस ए, यदि मैं पहले बी ले लूं तो बी आपका ये है, और ए कौन सा होगा? इसके पैरेलल आप इसको यहां शिफ्ट करिए, फ्री वेक्टर को आप शिफ्ट करिए पैरेलली, तो ये वेक्टर आपका कितना हो गया? ए हो गया। ठीक है। और वेक्टर बी ये है, और वेक्टर ए है, बी और ए का सम फिर ये हो गया। यहां समझे, बी और ए का सम आपका ये हो गया, तो इसी को आप बी प्लस ए कहेंगे। ये समझ रहे? वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर कौन सा जोड़ा है इसमें? ए। अब रिजल्टेंट कैसे होगा? पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाएंगे, तो ये क्या हुआ? बी प्लस ए हुआ। और जब इधर से गया था, ये क्या हुआ था? ए प्लस बी हुआ। तो आप देख रहे हैं, ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या हो गया? सेम वेक्टर है। लेकिन तो इसका मतलब इसे क्या बनेंगे? कौन सा लॉ है? क्रम विनिमय नियम। ठीक है। ये आपका है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। तो आप क्या कहेंगे इन जनरल? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ऐसी दूसरा लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। ए प्लस बी प्लस सी होता है आपका कितना? ए प्लस बी और प्लस सी। पहले बी किसके साथ प्लस में था? सी के साथ। और यहां किसके साथ प्लस में आ गया? ए के साथ। पर रिजल्ट आपका सेम है। तो ये आपका इसे कहते हैं
साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, वेक्टरों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अब समझ में आ गया? ठीक हो गया आपको यहां तक? अब किसी वेक्टर में मैं क्या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा कि स्केलर क्या और वेक्टर क्या है। ठीक हो गया? स्केलर मीन्स जैसे 2 है, 2 अपने आप में स्केलर है, कुछ पता नहीं क्या है, पर यदि आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर बन गया, क्योंकि आपको मालूम है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, वो आपके एक्सेलरेशन की यूनिट है, त्वरण की इकाई है, और त्वरण क्या है? सदिश है। ठीक हो गया? तो यदि मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कोई एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 3 × 2 = 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेक्टर हो गया। समझ में? तो सीधे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब वही, जनरल कोई वेक्टर ए है एंड लैम्डा इज एन स्केलर, लैम्डा इज एन स्केलर, और मैंने लैम्डा से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लैम्डा ए अपने आप वेक्टर हो गया। ए स्केलर है, ए स्केलर है, उसको मैंने ए वेक्टर है, उसको मैंने एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो एक नया वेक्टर क्या हो गया? लैम्डा ए हो। ठीक हो गया? वेक्टर क्या है आपके पास? लैम्डा ए, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसके मैग्नीट्यूड का लैम्डा टाइम, नहीं समझे? ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसके मैग्नीट्यूड का लैम्डा टाइम, जैसे यहां पर मैंने किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेक्टर था, उसको मैंने किसी स्केलर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया वेक्टर आया, ठीक है, वो क्या हुआ? इसके मैग्नीट्यूड से ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 3 टाइम बढ़ गया ये। अब आप समझ रहे? इस रूप में मल्टीप्लाई होता है। ठीक हो गया? अब मैं किसी टाइम पर आपसे कहूं कि ए मेरे पास कोई वेक्टर है, यदि मैंने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बोलिए। 2 है, 2 है ना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है आपके पास, तो मैग्नीट्यूड क्या है? 2। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि यूनिटी है तो उस वेक्टर को क्या कहते हैं? किसी वेक्टर का परिमाण यदि इकाई है तो उस सदिश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रोहन, मैम, सौरभ है? हाँ हाँ, मात्रक सदिश है ना, यूनिट वेक्टर। मात्रक सदिश बोलो, इकाई सदिश बोलो, इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोलो। ठीक हो गया? तो ये जो आया वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दिया, डिवाइड किया, तो यूनिट वेक्टर आएगा, इकाई सदिश आएगा, मात्रक सदिश आएगा, और मात्रक सदिश को एक कैप से दिखाते हैं। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, इसको एक कैप कहते हैं। एक कैप का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर, किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है,
ये इकाई सदिश है, किसकी दिशा में है? ए की दिशा में। आगे समझ, ठीक है। तो कोई वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, कोई वेक्टर आपके पास दिया हुआ है और आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, उस वेक्टर की डायरेक्शन में इकाई सदिश चाहिए, तो आप उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब क्लियर हो, समझ गए? अब आप देखिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है आगे, इस यूनिट वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे। उन्होंने एक वेक्टर आपको दे दिया, ठीक है, और आपसे कहा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए, तो वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक। उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया और आपसे कहा गया कि इस वेक्टर की दिशा में 10 मात्रक का सदिश चाहिए। फाइंड a vector whose magnitude is 10 in the direction of this vector। माना ये सदिश है मेरे पास, ये वेक्टर था, ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में 10 यूनिट का वेक्टर निकालिए, 10 मात्रक का वेक्टर निकालिए, 10 यूनिट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे। किसकी डायरेक्शन में? इस ए की डायरेक्शन में। कैसे निकलेगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वो आ गया आपके पास कितना? यूनिट वेक्टर ए। ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन वही है जो ए की है, ठीक है। और 10 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो वेक्टर निकल जाए, ठीक है। तो इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं, 10 वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन में, वेक्टर ए की डायरेक्शन में 10 मात्रा का सदिश निकलेगा। 10 मैग्नीट्यूड का क्या निकलेगा? वेक्टर निकलेगा। आ रहा समझ बात? तो इस रूप में आपने ये समझना है, ठीक है। अब मैं आपको एक खास बात और बताता हूं, और आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, यहां जो वेक्टर आप पढ़ रहे हैं, वेक्टर इन 3 डायमेंशनल प्लेन या 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल प्लेन नहीं होता है। प्लेन हमेशा क्या होता है? 2 डायमेंशनल, और प्लेन आपका स्पेस में हो सकता है, ठीक है। तो यहां जो वेक्टर आप पढ़ेंगे, वेक्टर इन स्पेस पढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष में वेक्टर पढ़ रहे हैं। प्लेन से हट करके वेक्टर कहां गया? अंतरिक्ष में, ठीक होगी। तो अब आप देखिए, मैं एक्सिस सिस्टम ले लेता हूं, इनसे आपका पुराना परिचय है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये क्या है? जेड एक्सिस। एक्चुअली है ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपकी वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस आपकी यो जाए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये स्पेस में आ गए, ठीक है, 3 डायमेंशन। आपको बहुत एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो 3 डायमेंशनल चाहिए। आपने सुना होगा 3 डायमेंशनल फिल्म, वो उनको देखने में ज्यादा आनंद आता है। क्यों? उसमें एक तीसरा स्पेस, उसमें एक तीसरा डायमेंशन जुड़ गया है। वो आपको ऐसा दिखा रहा है जैसे बिल्कुल ओरिजिनल होता है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, कौन कितना लंबा, छोटा, मोटा, ठीक है। और नहीं तो फोटो किस में रहते हैं? किसी प्लेन में, टीवी में देखो किसमें चिपकी हुई, प्लेन में है वो। पर यदि ऐसा दिखे है, फिल्म का हीरो टीवी से बाहर आता हुआ दिखे, उन्हें ऐसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, कुछ आनंद और ही आ गया, क्योंकि एक नया डायमेंशन जुड़ गया ना। बेमाना एक होता ऑडियो, एक होता वीडियो, एक होता ऑडियो वीडियो। माना केवल ऑडियो ऑडियो है, कोई गीत सुन रहे हैं वही तो करते हैं, कोई गीत सुन रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहा केवल गीत ही गीत है साहब, केवल ऑडियो ऑडियो है, उन्हें कहा वीडियो भी होना चाहिए तब साथ वीडियो वाला आया,
ऑडियो वीडियो साथ चल रहे हैं, तो बेटा 2 फीट उछल के नाच रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऑडियो ऑडियो है, 1 डायमेंशन हो गया। वीडियो वीडियो है, वीडियो वीडियो है, आवाज नहीं है। ठीक है, गाना चल रहा है परंतु आवाज को सुनाई नहीं दे रही। टीवी खुला है तो टीवी का वॉल्यूम बंद है, कैसा लगेगा? उन्हें को कुछ आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि डायमेंशन उसमें एक ही हो गया ना। अब आपने एक डायमेंशन और जोड़ा, कौन? ऑडियो और वीडियो। तो फिर उसमें कोई बात और है ना, तब आपको क्लियर पता हो रहा है वो क्या है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल फिगर आपके लिए इमेज ज्यादा बढ़िया बनाते हैं, दिखने में फिर क्या होंगे, अच्छे होंगे, ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो ये एक्स एक्सिस है, या आपकी वाई एक्सिस, ये कौन सी है? जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को शो करते हैं आई कैप। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को शो करते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को शो करते हैं के कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस is denoted by I cap. Unit vector along y axis is denoted by j cap. Unit vector along z axis is denoted by k cap. Cap. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कितना हुआ सर? मैग्नीट्यूड ऑफ I cap is सूरज, I cap is unit vector, so the magnitude of this I cap is Roman. Anuj, again listen what am I telling? Along x-axis the unit vector is I cap. If I find the magnitude of this I cap, that will be बोलिए, इकाई सदिश है ना, इकाई सदिश है ना, इसका मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालूं, उसका परिमाण निकालूं तो कितना आएगा? इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है, और कितना होता है? उसकी परिभाषा ही वही इकाई सदिश पर तो कह रहे हैं, मात्र सदिश बोलो, इकाई सदिश बोलो, यूनिट वेक्टर बोलो, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 आता है। It means magnitude of I cap is equal to magnitude of j cap is equal to magnitude of k cap is equal to 1. अब क्लियर है? यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1। अब ठीक हो गया? अब मेरे पास स्पेस में कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P इन स्पेस। देन व्हाट इज द वेक्टर? व्हाट इज ओपी वेक्टर? ओपी वेक्टर क्या होगा? और कोई बच्चा बताएगा कि ओपी वेक्टर का नाम क्या है? इसका एक नाम और है। क्या नाम है ओपी वेक्टर का? हाँ, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। क्यों कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर? क्या डेफिनेशन है? ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है। ये जो पी पॉइंट है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन देखी जा रही है। ठीक है, इसका नाम हो गया पोजीशन वेक्टर, या इसको बोलेंगे स्थिति सदिश। ठीक हो गया? अब ये वेक्टर ओपी होगा कितना? अब किसी टाइम पर आप देखो, यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये कोऑर्डिनेट एक्स और ये कोऑर्डिनेट क्या है? वाई। ठीक है, तो यहां से यहां तक वेक्टर कितना होगा? यदि मैं इसको ए कह लूं तो आपके पास ओ ए वेक्टर कितना होगा? ओ ए वेक्टर निकलेगा यहां से यहां की लेंथ, या यहां से यहां की दूरी, और वो है आपका
एक्स, स्केलर है नहीं, एक्स इंटू इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये वेक्टर निकल गया OA। नहीं समझे? अभी हमने बात की थी कि किसी वेक्टर में किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बन जाता है। तो स्केलर x है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर बन गया xi और इसकी लेंथ हो जाएगी OA। ऐसे आप ए पी वेक्टर जब निकालेंगे, ए पी वेक्टर आपका कितना हो जाएगा yj। ठीक है, तो अब ये 3 डायमेंशनल एक्चुअली पॉइंट है आपका यहां, ठीक है, यहां पॉइंट है x y प्लेन में, देखो x y और z, आप देख रहे हैं x y और ठीक हो गया, xi वेक्टर yj वेक्टर और इधर वाला जो वेक्टर वो होगा zk, क्योंकि z एक्सिस एक्चुअली आपका ये है ना, z एक्सिस इधर नहीं है बल्कि कहाँ है वो ऐसे, ठीक हो गया। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है k, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है z से। आगे सुन भाई, यहां पहुंचना है तो x y और z, तो xi ये कहाँ है, ये कंपोनेंट x एक्सिस के अलावा, yj y एक्सिस के अलावा और z के z एक्सिस के अलावा। और आपने वेक्टर का एडिशन पढ़ा, यदि मैं xi और yj को जोड़ूंगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इस वेक्टर के बराबर होगा, और यदि मैं उसमें ये वेक्टर ऐड कर दिया तो ये वाला वेक्टर बन गया। ये समझ रहे, स्पेस में समझना ना आपने, इसको जो प्लस किया ये वेक्टर आया, और तीसरा वेक्टर कौन जोड़ना है इसमें z के, तो अब यहाँ पहुंच गया और इसको ओरिजिन से जोड़ेंगे तो ये बन गया OZ। जो भी पॉइंट आपने लिखेंगे, यहाँ पर P पॉइंट है, वो एक्चुअली P पॉइंट यहाँ प्लेन में नहीं बल्कि P पॉइंट का स्पेस में है, तो OP वेक्टर आपका बनेगा, OP वेक्टर इज xi प्लस yj प्लस z, और ये अपने आप एक पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, ठीक हो गया। अब यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, इसको देखिए ध्यान से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0,0 और स्पेस में पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, और इन दो पॉइंट के बीच की यदि आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 मतलब x माइनस 0 x स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो वहां y2 की जगह y है और यहाँ पर y1 क्या है 0 है, y स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, z2 की जगह z है, z माइनस z स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ऐसे दिया जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। न्याय समझ आ रहा, समझ में, ठीक है ना। तो इस रूप में वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करेंगे। सीधी सीधी बात है सरल शब्दों में कि कोई वेक्टर इस रूप में है और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ जो i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो j का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो k का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो वेक्टर का क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार होगा। मैं कहूंगा एनी वेक्टर इज दिस 2i प्लस 3j प्लस 4k, a vector is denoted by like that, a vector is given like this, vector a is equal to 2i plus 3j plus 4k, find the magnitude of this। तो इतना लिखेंगे आप, एग्जामिनर समझ जाएंगे कि क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, क्योंकि इसके बीच रख दिया ना, ठीक है, ठीक है। और ऐसा लिख दिया तो क्या है, राखी है डिटरमिनेंट, आप समझ रहे हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं, डिटरमिनेंट, क्योंकि मैथ्स की अपनी लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज है, वो सिंबल पे चलती है। यहां लिखा रहेगा तो मैथ्स वाला समझ जाएगा क्या है, ये डिटरमिनेंट है, और ऐसा लिखेंगे तो मैथ्स वाले समझ जाएंगे क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये किसी वेक्टर का परिमाण निकाला जा रहा है,
और इसके ऊपर ऐसा लिख देंगे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और इसके ऊपर कैप लगा देंगे तो ये इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आई कैप यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का लॉन्ग। अभी कंफ्यूजन है कुछ? है कुछ कंफ्यूजन है? लिखाना है। आई कैप क्या है? एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, बस उस ढंग से आप लिख देंगे। जे कैप इज वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। जेड कैप क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपके पास वेक्टर ये है। मैं कह रहा था इसका मैग्नीट्यूड निकालें। कैसा मैग्नीट्यूड निकलेगा? 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। या तो इसकी दिशा में इकाई सदिश बोलेंगे या इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेंगे। तो सिंपल से क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, 9, 25 और 4 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29 हो गया। ये निकलेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, और आपसे कहा गया कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए, तो आप लिख देंगे ए कैप। क्यों? ए कैप है ना, कैप मतलब कैप क्या शो करता है? इकाई सदिश कर रहा है। यूनिट वेक्टर हो गया किसके डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे? इस वेक्टर की डायरेक्शन में यदि मुझे इकाई सदिश चाहिए, इफ आई वांट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, व्हाट शुड आई डू? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सीधी बात। ठीक है, 8 इकाई का कोई वेक्टर है, उस दिशा में इकाई सदिश से 8 से डिवाइड कर दो ना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो ना। ठीक है, तो वेक्टर आपका ये है, उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो आप फॉर्मूला पहले ऐसे लिख दीजिए, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, एंड व्हाट इज ए वेक्टर? आप लिख दीजिए। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा आपका तैयार। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। तो मेरे पास मैंने लिखा ए यूनिट वेक्टर, या ए क्या कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए कैप इज वेक्टर मीन्स 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ 29। न्यू, अब इतना बहुत है। या ऐसा भी लिख सकते हैं 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29i, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29j प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29k। ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया आपको? ये यूनिट वेक्टर 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार है। या तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेंगे या किसी दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, अब इसमें एक खास बात आपको और बता देता हूं। देखिए, मैंने कहा था ओ पी वेक्टर इज xi प्लस yj प्लस zk। यह है ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर इज xi प्लस yj प्लस zk। ठीक था? अब
OP के सदिश घटक, ऐसा पूछा जाता है प्रश्न, सदिश घटक वेक्टर कंपोनेंट ऑफ OP, ठीक है। OP के सदिश घटक कैसे कैसे लिखेंगे, xi, ये x एक्सिस के अलोंग है, yj ये y एक्सिस के अलोंग है, और zk ये z एक्सिस के अलोंग है। ये कैसे घटक हो गए, सदिश घटक हो गए इसके, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ OP, OP के सदिश घटक स्केलर कंपोनेंट ऑफ OP के स्केलर कंपोनेंट x y z, बस नया समझ में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यदि मैं कहीं पर लिख दूं कितना, मैं लिख दूं कोई वेक्टर मेरे पास डी वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 5k, आपसे पूछा गया इसके सदिश घटक वेक्टर कंपोनेंट, क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, है जी, क्या लिखेंगे, 2i माइनस 3j, यस, और 5k, ठीक है। 2i माइनस 3j प्लस 5k कोई वेक्टर है, इसके वेक्टर कंपोनेंट सदिश घटक हो गए 2i माइनस 3j और 5k, और इसके अदिश घटक स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 2 माइनस 3 एंड 5, ये ध्यान रखिए, ठीक है। एक चीज और जोड़ सकता है कि वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, तब क्या लिखेंगे, 2i, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जोर से बोलो, 2x, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कोई वेक्टर है, ठीक है, इसके यदि आपको वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, सदिश घटक चाहिए 2i माइनस 3j 5, साइन सही, अदिश चाहिए 2 माइनस 3 5, तो सीधी सीधी बात है, ये x एक्सिस में है, ये y एक्सिस में, z एक्सिस में, ठीक है, और ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, सीधी सीधी बात है, ये कोऑर्डिनेट निकल गए। और जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत, ये तो मैं आपको अभी थ्योरी बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सारी वहां आपकी प्रैक्टिस होगी, ये कोऑर्डिनेट भी हो जाएंगे उस पॉइंट के, ठीक है ना। मैंने वेक्टर ये लिखा था, इट मींस जिस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है, जिस बिंदु का ये स्थिति सदिश है, उस बिंदु के निर्देशांक है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में। जैसे ये था ना एक्स वाई जेड, पी के कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो वही स्थिति ये भी है, यदि आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है उसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, -3, 5, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो कठिन नहीं है, बड़ा सरल है, और वेक्टर सभी स्टूडेंट बढ़िया ढंग से एग्जाम के लिए तैयार है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों।
तो ये मैं आपसे कह रहा था, इस समय मैंने आपको बता दिया है। अब आप एक चीज और देखिए, एक चीज आप और देखिए, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, उनको यदि मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूं उस वेक्टर को कैसे शो करें। जैसे ये आपके पास एक्सिस सिस्टम हो गया, क्योंकि वेक्टर को पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, या वेक्टर को पढ़ रहे हैं आप कहां स्पेस में पढ़ रहे हैं। एक पॉइंट आपका फॉर एग्जांपल ये है ए, दूसरा पॉइंट है बी। वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, वेक्टर बी के कंपोनेंट हैं x2 कोऑर्डिनेट है ये, ठीक हो गया। यदि आपको ए बी वेक्टर चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे। ए बी वेक्टर होगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप से दिया गया, ठीक है। और इसका डिटेल में तब आपको नेक्स्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।